हेलो गाइस, स्वागत है आपका इम्प्रेसिव लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म में। प्रीवियस लेक्चर में हम उत्तराखंड की प्रजातियों को यानी जनजातियों को हम कवर कर रहे थे, जिसमें हमने दो जनजातियां कवर की थी। कौन कौन सी? जो सबसे पहली जनजाति हमने देखी थी वो थी कोल जनजाति। कोल जनजाति के बारे में हमने कवर किया था। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमने किरात जनजाति को जाना था और आज हम जो जनजाति जानेंगे वो होगी खश जनजाति, जो तीसरी जनजाति या फिर आदि जनजाति उत्तराखंड में रह रही थी या उत्तराखंड में जिसने निवास करा था। तो खश जनजाति जो थी वो एक परिश्रमी जनजाति कही जाती है और यह ही एक शक्तिशाली जनजाति थी। क्यों यह शक्तिशाली जनजाति थी? क्योंकि ये लोग क्या करते थे, ये लोग अश्वपालक थे। ये अश्वपालक जनजाति थी, यानी ये घोड़े को पालते थे और अस्त्र शस्त्र का निर्माण भी इन्हीं के द्वारा किया जाता था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो जनजाति थी, ये जनजाति एक ताकतवर या फिर शक्तिशाली जनजाति थी। अब आज के लेक्चर में हम आज की खश जनजाति के बारे में हम उनके निवास क्षेत्र के बारे में, यानी कि जो खश जनजाति है वो कहाँ से उत्तराखंड में आई या फिर कहाँ से भारत में आई, कहाँ की यह जनजाति रही थी, इसको निवास क्षेत्र के अंदर हम जानेंगे। दूसरा, हम इनकी भाषा को जानेंगे। ठीक, पहले जब हमने अपनी किरात जनजाति को कवर किया था तो हमने देखा था कि किरात की भाषा भी मुंड भाषा थी। तो इस प्रकार इनकी भाषा भी कहीं ना कहीं मुंड रही थी। तो भाषा हम सेकेंड टॉपिक में जानेंगे। थर्ड, हम जानेंगे इनके उल्लेख या फिर जानकारी, यानी कि कहाँ से इनके बारे में हमें प्राप्त जानकारी मिलती है। चौथा, इनका धर्म किस धर्म से ये रिलेटेड थे और कौन कौन सी प्रथाएं इनके टाइम पीरियड पर चल रही थी, कौन कौन सी अलग अलग प्रथाएं इनमें चल रही थी। उसके बाद हम आ जाएंगे अन्य नामों में। जिस प्रकार कोल जाति के अलग अलग नाम मुंड या फिर दस्यु नाम थे, उसी प्रकार इन जातियों को भी अलग अलग नामों से जाना जाता था। ठीक है, और अंत में हम जानेंगे इनकी जानकारी के स्रोत, कि कौन कौन से स्रोत या फिर इनकी जानकारी के जो अलग अलग प्रकार के स्रोत हमें मिले हैं वो हम देखेंगे। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले निवास क्षेत्र को। ठीक, कहाँ से ये जनजाति आई थी? देखो, ये जनजातियों के बारे में, जो खश जनजाति है उनके बारे में कहा जाता है कि ये जो जनजाति थी वो मध्य एशिया से आई जनजाति थी। ठीक, कहाँ से आई जनजाति थी? निवास क्षेत्र में ये जो जनजाति थी वो मध्य एशिया से आई हुई जनजाति थी। मध्य एशिया की जनजाति थी। जो कैस्पियन सागर पड़ता है उसके निकट के क्षेत्रों में ये जनजाति रहा करती थी। तो ये कहाँ की निवासी थी? ये मध्य एशिया से आई हुई एक जनजाति थी जो कैस्पियन सागर के आसपास रहती थी। कैस्पियन सागर के आसपास के क्षेत्र में रहती थी। ठीक है, इतना हमने जाना। अब जब ये भारत में आई तो कैस्पियन सागर से या मध्य एशिया से इनका प्रवेश भारत की ओर होता है। तो भारत में जब ये आती हैं तो भारत में भी ये अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित हो जाती है, यानी अलग अलग भारत के भी अलग अलग राज्यों में इनका निवास क्षेत्र देखने को मिलता है। ये जब भारत में आई तो उत्तरी भारत में ज़्यादातर ये इन जनजातियों की मात्रा देखने को मिली, यानी इन्होंने अपना निवास क्षेत्र कहाँ बनाया? भारत का उत्तरी क्षेत्र अपना निवास स्थान बनाया, जिसमें अलग अलग राज्यों में विभाजित हुई। और वो राज्य कौन कौन से थे? देखो, जम्मू कश्मीर हो गया और लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, HP में लिखता हूँ, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया और नेपाल हो गया। इन क्षेत्रों में ये जनजाति क्या है? आई। नेपाल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में ये जनजाति
कहाँ से आई? मध्य एशिया से आई। और उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल दोनों क्षेत्रों में इन्होंने निवास करा। कहाँ कहाँ? कुमाऊं में भी और गढ़वाल में भी। यानी कि उत्तराखंड के कौन से क्षेत्र में इन्होंने निवास करा? उत्तराखंड के सभी क्षेत्रों में इनका निवास हुआ। तो खस जनजाति जो थी उत्तराखंड के सभी क्षेत्र में निवास करती थी। इसके अलावा नेपाल, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इन क्षेत्रों में भी यह जब आई तो मध्य एशिया से यह बस गई। अब इनके बारे में हमने दो चीज़ें पढ़ी कि निवास क्षेत्र कहाँ था? मध्य एशिया था, कैस्पियन सागर के आसपास के क्षेत्र से आई थी। और दूसरा हमने पढ़ा कि जब यह मध्य एशिया से आई तो किन किन राज्यों में, किन किन क्षेत्रों में ये विभाजित हो गई थी। इसके बाद एक रोमन इतिहासकार आते हैं, उनका नाम था पोनी। ठीक, एक रोमन इतिहासकार थे, क्या था उनका नाम? पोनी उनका नाम था। ठीक है, एक रोमन इतिहासकार आते हैं पोनी, वो इनके निवास क्षेत्र में अलग मत देते हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जो खस लोग थे वो लोग कहाँ निवास करते थे? वो लोग सिंधु के क्षेत्र के आसपास निवास करते थे। सिंधु नदी, ये मान लिया सिंधु नदी है और ये हमारी गंगा नदी है। तो इस सिंधु नदी और गंगा नदी के मध्य का जो क्षेत्र था, यहाँ इन क्षेत्रों में हमारी खस जाति निवास करती थी। ऐसा किनके द्वारा कहा गया? ऐसा एक रोमन इतिहासकार पोनी के द्वारा कहा गया। ठीक है, तो रोमन इतिहासकार ने कहा कि जो खस जनजाति थी वो सिंधु और गंगा के मध्य का जो क्षेत्र था वहाँ निवास करती थी। लेकिन अब कुछ इतिहासकारों का मानना था कि ये जो जनजाति आई थी वो मध्य एशिया से ही आई थी। तो यहाँ पर हमारे दो मत निकल कर आ जाते हैं। तो इनका निवास क्षेत्र जो हो जाता है वो या हम कहें सिंधु क्षेत्र के आसपास, या हम कहें मध्य एशिया से आई हुई जनजाति थी। अब दूसरा आता है इनकी भाषा। तो इनकी भाषा क्या रही थी? ठीक, अब ये जो जनजाति आई थी वो आई थी मध्य एशिया से आई हुई जनजाति थी। लेकिन इनकी भाषा जो थी वो भाषा थी हिंदुकुश। इनकी भाषा जो थी वो थी हिंदुकुश भाषा थी। ठीक, कौन सी भाषा थी? हिंदुकुश भाषा थी। इस हिंदुकुश भाषा को एक और नाम दिया जाता था पिशाच भाषा। और ये जो भाषा के बारे में हमें बताया किसने? ग्रियर्सन ने। ठीक, ग्रियर्सन के अनुसार जो खस जनजाति की भाषा रही थी वो रही थी क्या? हिंदुकुश भाषा, या हम कह लें कौन सी भाषा? पिशाच भाषा। लेकिन जो खस थे, जो आद्य खस थे, आद्य नहीं बोलेंगे, जो वैदिक कालीन खस थे बोलेंगे, ऋग्वेदिक काल के जो खस रहे थे उनकी जो भाषा थी वो थी संस्कृत। ठीक, इनकी भाषा क्या रही थी? संस्कृत रही थी। लेकिन जो आद्य खस थे, आद्य खसों की भाषा चेंज हो गई थी। आद्य खसों की क्या भाषा रही थी? आद्य खसों की भाषा मुंड रही थी। यानी पहले इनकी भाषा संस्कृत रही थी, लेकिन बाद में इनकी भाषा का जब ज्ञान करा गया तो ये जो भाषा थी वो मुंड भाषा रही थी। ठीक, तो भाषा के संदर्भ में जिस प्रकार कोल जनजाति, किरात जनजाति की भाषा मुंड रही थी, उसी प्रकार जो हमारी खस जनजाति थी उसकी भी भाषा हमें मुंड देखने को मिलती है। अब एक मनु थे। ठीक, कौन थे? एक ऋषि मनु थे जिन्हें वो कानून का भी ज्ञाता कहा जाता है। तो मनु ने क्या कहा था?
मनु ने कहा था कि ये जो खस जनजाति है वो एक क्षत्रिय जनजाति है, यानी ये लोग क्षत्रिय हैं। मनु ने कहा कि जो खस जनजाति है वो क्षत्रिय है। ठीक, किसने कहा था? मनु ने कहा था। अब आ जाते हैं हम इनके जानकारी में कि किस जानकारी से हमें इनके बारे में पता चलता है। तो इनकी जानकारी के बारे में सबसे पहले आ जाता है महाभारत। क्या आ जाता है? महाभारत। ठीक, महाभारत का जो वन पर्व है और सभा पर्व है उन्हीं से खसों की हमें जानकारी प्राप्त होती है। किससे? महाभारत के वन पर्व तथा किससे? सभा पर्व से। महाभारत के वन पर्व तथा सभा पर्व से हमें किसकी? खस जनजाति की जानकारी मिलती है। और यहीं से हमें एक और बात पता चलती है कि जो खस लोग थे उन्होंने भी महाभारत का युद्ध लड़ा था। महाभारत का युद्ध लड़ा था। ठीक, लेकिन किसकी तरफ से लड़ा था ये मैं आपको बताते हुए चलता हूं कि जो खस लोग थे वो कौरवों की तरफ से महाभारत के युद्ध में लड़े थे। किसकी तरफ से? कौरवों की तरफ से महाभारत के युद्ध में लड़े थे। तो मैं नोट कर लेता हूं, खस लोग कौरवों की तरफ से लड़े थे। ठीक है, यानी कि इनका युद्ध किससे हुआ था? इनका युद्ध जो हुआ था वो हुआ था पांडवों से। पांडवों से इनका क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। पांडवों से क्या हुआ था? इनका युद्ध हुआ था। इसी के साथ साथ हमें एक और जानकारी मिलती है कि जो पांडव के एक मित्र थे सत्यकी। ठीक, एक सत्यकी पांडवों के मित्र थे, उनसे भी कहीं ना कहीं खस जनजाति का युद्ध हुआ था। खस जाति का युद्ध देखने को मिल जाता है। तो हमें जो खस जनजाति की जानकारी प्राप्त होती है वो महाभारत के सभा पर्व और वन पर्व से होती है। महाभारत के सभा पर्व या वन पर्व में ही खस जनजाति के बारे में बताया गया है कि जो खस जनजाति थी उन्होंने महाभारत का युद्ध लड़ा था। और किसकी तरफ से लड़ा था? तो महाभारत का युद्ध जो लड़ा गया था वो कौरवों की तरफ से खस जनजाति का लड़ा गया था। मतलब यानी कि मैं कहूँ खस जनजाति ने किस पर आक्रमण किया था या किसके साथ युद्ध किया था? तो वो पांडवों के साथ करा गया था। इसी के साथ साथ एक और राजा रहते हैं या मित्र रहते हैं पांडवों के, जिनका नाम था सत्यकी। उनके साथ भी खस जनजाति का युद्ध हुआ था। तो इतना हमने उल्लेख या फिर जानकारी में जाना। आगे हम देखते हैं कि जो इनकी धर्म क्या था और इनकी जो अलग अलग प्रथाएं थी। ठीक, धर्म मैं लिखता हूं यहां पर, धर्म और प्रथाएं। ठीक, सबसे पहले धर्म की बात करें तो खस जनजाति जो थी वो हिंदू धर्म से संबंधित एक जाति थी। तो हिंदू धर्म से संबंधित एक जाति थी। कौन? खस जनजाति। अब खस जनजाति क्या थी? हिंदू धर्म से संबंधित थी। तो इनके जो आराध्य देव थे, जो इनके आराध्य देव थे वो थे शिव। आराध्य देव कौन थे? आराध्य देव थे इनके शिव। इनके आराध्य देव रहे थे। लेकिन शिव के साथ साथ ये दो अन्य देवता की पूजा भी करते थे। कौन कौन से देवता? एक थे नाग देवता, नाग देवता, और दूसरे थे कौन से? नरसिंह देवता के, नरसिंह देवता के। तो दो देवता की ये पूजा भी किया करते थे। कौन कौन से? नरसिंह देवता और नाग देवता की ये लोग पूजा किया करते थे। नरसिंह यानी भगवान विष्णु का ही अवतार। ठीक, भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह देवता।
इन दो देवताओं की ये पूजा करते थे। देखो, धर्म हिंदू धर्म था, पूजा किसकी करते थे, आराध्य देव कौन थे, ये कभी कभी क्वेश्चन में पूछ ही लेता है। तो आराध्य देव तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछ ही लेता है कि खस जनजाति के आराध्य देव कौन थे, या फिर मैं कहूँ किरात जनजाति के आराध्य देव कौन रहे थे। ठीक है, तो किरात जनजाति के जो आराध्य देव रहे थे वो कौन रहे थे, वो रहे थे भगवान शिव। भगवान शिव इनके आराध्य देव रहे थे। साथ ही किसकी पूजा करते थे, ये लोग नाग देवता की पूजा भी किया करते थे। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे हम देखते हैं कि जब यहाँ रह रही थी ये खस जनजाति, जब उत्तराखंड में निवास कर रही थी, तो उस समय कौन कौन सी प्रथाएं चली आ रही थी, यानी कि इनमें या फिर इनके शासनकाल में कौन कौन सी प्रथाएं चली आ रही थी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रथाएं। ठीक, प्रथाएं। अब होता क्या था, मेन इनके जो जिस समय लोग रह रहे थे उस समय 3 प्रथाएं चली आ रही थी। कौन कौन सी प्रथाएं चली आ रही थी। पहली प्रथा थी घर जमाई प्रथा। ठीक है, पहली प्रथा क्या थी, घर जमाई प्रथा थी। दूसरी प्रथा चली आ रही थी कौन सी, जेठो प्रथा। जेठो प्रथा, ठीक, जेठो प्रथा। और तीसरी जो प्रथा थी वह थी टेकुआ प्रथा। टेकुआ प्रथा। ठीक, 3 प्रथाएं इनके समय काल में चली आ रही थी, घर जमाई प्रथा, जेठो प्रथा और टेकुआ प्रथा। तो घर जमाई प्रथा आप सब जानते ही होंगे, लेकिन जेठो प्रथा क्या थी इसको मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जेठो प्रथा में क्या था, इस प्रथा के अंतर्गत जो परिवार का जो बड़ा पुत्र होता था उसे संपत्ति में अधिक भाग दिया जाता था। ठीक है, तो जेठो प्रथा क्या थी, इस प्रथा के अंतर्गत घर के बड़े पुत्र को या परिवार के बड़े पुत्र को संपत्ति में अधिक क्षेत्र कह लें। ठीक है, ये भी सही है। तो इस प्रथा में क्या था, जो घर का बड़ा पुत्र होता था उसे संपत्ति में अधिकतर भाग दिया जाता था या फिर अधिक भाग दिया जाता था। तो घर जमाई प्रथा, जेठो प्रथा और टेकुआ प्रथा। तो टेकुआ प्रथा अब मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ टेकुआ प्रथा क्या थी। टेकुआ प्रथा जो थी वो वैदिक कालीन नियोग प्रथा के समान थी। किसके समान थी, वैदिक कालीन नियोग प्रथा के समान थी। वैदिक कालीन नियोग प्रथा के समान। ठीक, वैदिक कालीन नियोग प्रथा के समान थी। अब यहाँ पर एक चीज और बताते हुए चलता हूँ कि जो खस जनजाति थी वो आर्यों की एक शाखा से संबंधित थी। किससे, खस जनजाति थी वो आर्यों की एक शाखा से संबंधित थी। आर्यों की एक शाखा से क्या थी, संबंधित थे। खस जो थे वो आर्यों की एक शाखा से संबंधित थे। क्योंकि खस लोग आर्यों की एक शाखा से संबंधित थे तो इसलिए उन्होंने क्या करा, आर्यों की जो नियोग प्रथा थी, ठीक, आर्यों की जो नियोग प्रथा थी उसे अपने समय में एक दूसरा नाम दिया। क्या नाम दिया, टेकुआ प्रथा। टेकुआ प्रथा।
अब ये जो टेकुआ प्रथा थी वो थी क्या, ये आपको बताते हुए चलता हूँ कि टेकुआ प्रथा में क्या होता था, जिस किसी भी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती थी तो वह किसी भी अन्य पुरुष के साथ संबंध बना सकती थी, यानी कि किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाने के लिए स्वतंत्र थी। तो ऐसी प्रथा उस समय क्या कहलाती थी, टेकुआ प्रथा कहलाती थी। ठीक, टेकुआ प्रथा कहलाती थी। तो 3 प्रथाएं हमने जानी, कौन कौन सी। एक चल रही थी घर जमाई प्रथा, दूसरी जो प्रथा चल रही थी वो थी जेठो प्रथा, जिसमें परिवार के बड़े पुत्र को हिस्सा ज़्यादा दिया जाता था, और तीसरी थी टेकुआ प्रथा। 3 प्रथाएं हमने जानी। इसके अलावा खस जनजाति में एक और प्रथा विद्यमान थी। कौन सी प्रथा, वो थी छटेला प्रथा। छटेला प्रथा, ठीक। तो जो खस जनजाति थी उनमें 4 प्रथाओं का प्रचलन था। इसके अलावा खस जनजाति के जो लोग थे, जो परिवार था, वो संयुक्त रूप से था, मतलब संयुक्त रूप से निवास करता था। खस जनजाति में, तो मैं लिखता हूँ, खस जनजाति में संयुक्त परिवार प्रथा थी। संयुक्त परिवार प्रथा थी, यानी कि सब लोग क्या थे, एक संयुक्त परिवार की तरह, उसमें संयुक्त परिवार की तरह रहते थे, संयुक्त परिवार की तरह अपना जीवन क्या यापन करते थे। ठीक है, इतना हमने जाना। अब आगे क्या था, आगे की जानकारी, अन्य नाम की हम यहाँ पर बात करते हैं। अन्य नाम से पहले एक और चीज मैं बता दूं कि जो खस जनजाति थी, खस जनजाति के टाइम पीरियड में ही, जब खस जनजाति उत्तराखंड में निवास कर रही थी, उसी समय या फिर खस जनजाति के समय ही जो उत्तराखंड में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार आरंभ हुआ था। ठीक, कहाँ, जब खस जनजाति निवास कर रही थी तो उसी समय क्या था, उत्तराखंड में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार देखने को मिल जाता है। लेकिन उत्तराखंड के किस क्षेत्र में मिलता है, तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो हुआ था वो कुमाऊं क्षेत्र में हुआ था, जब खस जनजाति निवास कर रही थी। तो खस जनजाति के समय में ही बौद्ध धर्म का, सॉरी, इसको बौद्ध धर्म न लिख के मैं लिखता हूँ कुमाऊं क्षेत्र में, कुमाऊं क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार। ठीक, खस जनजाति के टाइम पीरियड में ही बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार हुआ था वो कुमाऊं के क्षेत्र में हुआ था। अब आगे हम जानते हैं अन्य नाम कि खस जनजाति को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। तो एक पुस्तक थी वृहत संहिता। वृहत संहिता में हमें खस जनजाति के अलग अलग नाम देखने को मिल जाते हैं। वृहत संहिता में खस जनजाति के अलग अलग नाम देखने को मिल जाते हैं। इसमें वृहत संहिता में खसों को तंगा कहा गया है, ठीक, कुलुत कहा गया है, कुलुत कहा गया है, सोनीरथ कहा गया है और वनराष्ट्र कहा गया है। क्या क्या कहा गया है वृहत संहिता में? वृहत संहिता से हमें इनके अन्य नामों की जानकारी मिलती है। वृहत संहिता में खस जनजाति को तंगा, कुलुत, सोनीरथ और वनराष्ट्र कहा गया है। इसके अलावा जो डीसी सरकार थे, डीसी सरकार थे, उन्होंने खस जनजाति को
जनजाति को कश्मीर क्षेत्र का निवासी बताया। कश्मीर का निवासी बताया। ठीक है, किसने? डीसी सरकार ने खस जनजाति को कश्मीर का निवासी बताया। और क्या था? वर्ष 1885 में अंग्रेज सरकार ने खस जनजाति को शूद्र वर्ग में शामिल करा। शूद्र वर्ग में शामिल करा था। ठीक, कब? 1885 में अंग्रेजी सरकार ने, या फिर मैं कहूँ ब्रिटिश सरकार ने, जो हमारी खस जनजाति थी उसे शूद्र वर्ग में शामिल करा था। तो इतना हमने अन्य नाम के बारे में जाना। आगे इनके हम देखते हैं कि जो जानकारी के स्रोत हैं वह कौन कौन से हैं। ठीक, जानकारी के जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं। तो मैं लिखता हूँ जानकारी के स्रोत। ठीक, अब हम यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल को, या अपने प्रागैतिहासिक काल को समझ रहे हैं। तो उसमें क्या था? प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? जिसमें हमें किसी चीज़ के साक्ष्य प्राप्त हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल में ही अगर जानकारी के स्रोत, जिस प्रकार हमने अन्य जनजाति के जानकारी के स्रोत को पढ़ा था, उसी प्रकार हम यहाँ पर खस जनजाति के जानकारी के स्रोत भी जानेंगे। तो खस जनजाति का जो मुख्य जानकारी का स्रोत है वो है काव्य मीमांसा। पुस्तक थी काव्य मीमांसा, उसी से हमें खस जनजाति के जानकारी का स्रोत प्राप्त होता है, जिसके लेखक हैं कौन? राजशेखर। इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं राजशेखर। काव्य मीमांसा में एक कार्तिकेयपुर शासक का उल्लेख करा गया है। किसका उल्लेख करा गया है? किसका उल्लेख किया गया है? कार्तिकेयपुर शासक का उल्लेख करा गया है। काव्य मीमांसा में क्या बोला गया है कि कार्तिकेयपुर में एक शासक शासन करता था जिसका नाम था खशपति। ठीक, क्या नाम था? खशपति। यानी कि राजशेखर की काव्य मीमांसा में एक खशपति नामक शासक, खशपति नामक राजा का उल्लेख देखने को मिलता है। अब अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आपका बन जाता है तो क्वेश्चन ये बनेगा कि किस पुस्तक में कार्तिकेयपुर के शासक खशपति का उल्लेख है। पहला क्वेश्चन बन जाएगा, किस पुस्तक में कार्तिकेयपुर के शासक का उल्लेख करा गया है? तो आपको आंसर होगा काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा में कार्तिकेयपुर शासक का उल्लेख करा गया है। या फिर काव्य मीमांसा के रचयिता को पूछ सकता है, और काव्य मीमांसा के जो रचयिता हैं वो कौन है? वो है राजशेखर। कौन है? राजशेखर। इसके बाद हम आ जाते हैं अभिलेख में, कि ये तो पुस्तक की बात हो गई कि इस पुस्तक से हमें खस जनजाति की जानकारी मिलती है। अब आगे जानते हैं अभिलेख। ऐसे कौन से अभिलेख हैं जिनसे हमें खस जनजाति के बारे में पता चलता है? अभिलेख में एक बंगाल का पाल शासक रहा था। ठीक, बंगाल के पाल शासक के अभिलेख में, बंगाल के जो पाल शासक था उसके अभिलेख में यह कहा गया है कि जो राजा अशोक चल्ल उस समय निवास कर रहा था, राजा अशोक चल्ल उस समय शासन कर रहा था, उसको और उसके क्षेत्र को खसदेश नाम दिया गया। ठीक, अभिलेख में मैंने कहा कि बंगाल के पाल शासक के, बंगाल के पाल शासक के अभिलेख में
बंगाल की पाल शासक के अभिलेख में, ठीक है, बंगाल के पाल शासक के अभिलेख में किसको मैंने बोला, बंगाल का जो पाल शासक था कौन, अशोक चल। बंगाल के पाल शासक के अभिलेख में अशोक चल नामक राजा और उसके क्षेत्र को क्या कहा गया है, खसदेश कहा गया है, ठीक, कहा गया है। तो अभिलेख की जब बात आती है खस जनजाति के टाइम पीरियड में, तो खस जनजाति के या फिर मैं कहूँ जानकारी के स्रोत में, तो बंगाल की जो पाल शासक का अभिलेख है उसमें अशोक चल को और उसके क्षेत्र को क्या कहा गया है, खसदेश या खसपति कहा गया है। तो हमने आज के लेक्चर में हमने खस जनजाति को कवर करा। प्रीवियस लेक्चर में हम अन्य 2 जातियों को कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने कोल जनजाति पढ़ी, उसके बाद के लेक्चर में हमने किरात जनजाति को जाना और आज हमने खस जनजाति को यहाँ पर कवर करा, जिसमें हमने उनके निवास क्षेत्र को, भाषा को, उनके जो उल्लेख है या जानकारी जहाँ से हमें प्राप्त होती है उसको जाना, धर्म प्रथाएं, जो धर्म उनका था उनको हमने पढ़ा, प्रथाएं हमने पढ़ी, और मैंने आपको एक और चीज़ बताई कि जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कुमाऊं में हुआ वो खस जनजाति के टाइम पीरियड में ही हुआ। इनके अन्य नाम में इनको तंगा, कुलुत, सोनीरत और वनराष्ट्र कहा गया। और जानकारी के स्रोत में हमें काव्य मीमांसा और जो अभिलेख हमें मिला था अशोक चल के, उसको हमने देखा, जिससे हमें किसकी, खस जनजाति की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम उत्तराखंड में ही पाई जाने वाली जो उत्तराखंड की अलग अलग उद्यान हैं जिन्हें गुफा कहा जाता है उनको कवर करेंगे। तो अगर आपको आज की लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।